पुराने सवाल फिर ज़हन में सर उभार रहे थे। मैंने बहुत दूर तक अपनी लड़ाई लड़ी थी। आने वाले दिनों में गजाला और नए मेहमान को मेरी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत थी। वक्त का तकाजा था कि मैं अपनी सरगर्मियों से रिटायर हो जाऊं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दूसरों को अपने इस फैसले से कैसे आगाह कर सकूंगा। सोचते सोचते भूख का एहसास जाग उठा। कमरे में चॉकलेटों के सिवा कुछ मौजूद नहीं था। ज़्यादा कपड़े साथ न होने की वजह से मैं कमीज पतलून में बिस्तर पर तराश हो गया था। गुसल खाने के आईने में मैंने लिबास का जायजा लिया। किसी शब्बेदार स्याह के लिए वो लिबास मौजूद था। मुंह धोकर मैंने बाल दुरुस्त किए और गुसल खाने से निकलकर रोशनी गुल करती। सुल्तान शाह बिस्तर पर पेट के बल लेटा गहरी नींद सो रहा था। फोन की तेज घंटियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। मैं चाबी लेकर खामोशी से कमरे से निकल गया। मुझे तवक्का थी कि बाहर के बाजार में मुझे अपनी शिकम पूरी के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा। लिफ्ट से निचली मंजिल पर पहुंचने के बाद मैंने चाबी काउंटर पर देते हुए बताया कि मेरा एक साथी कमरे में सो रहा था। काउंटर वाली लड़की ने उसी लम्हे एक कार्ड बनाकर मेरे हवाले कर दिया। कार्ड दिखाकर मैं आसानी से अपने कमरे की चाबी हासिल कर सकता था। मैं सिगरेट सुलगाकर हल्के हल्के कच लगाता हुआ होटल के सदर दरवाजे से निकलकर बरामदे में पहुंचा तो मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। पोर्च में जलाल टैक्सी वाले को किराया अदा कर रहा था। इससे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि अव्वल खान भी उसके साथ मौजूद था। वो दोनों मेरी मौजूदगी से बेखबर थे। खैर मुतवक्का तौर पर उन दोनों को देखकर मेरे लिए अपने ऊपर काबू पाना दुश्वार हो गया। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ इनकी तरफ जा रहा था कि टैक्सी का किराया अदा करके जलाल ने अपना ब्रीफ केस उठाया और होटल आने के लिए मुड़ा। मुझे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जलाल हक्का बक्का रह गया। अव्वल खान ने ब्रीफ केस समेत अपने दोनों हाथ फिजा में फैलाए और मेरी तरफ दौड़ पड़ा। हम सब एक अजनबी सरजमीन पर थे जहां कोई हमें नहीं पहचानता था। अजनबियों की हैरत या हंसी की परवाह किए बगैर तीनों ने अपने बेलगाम जज्बों के सामने हथियार डाल दिए। अव्वल खान को दौड़ता देखकर जलाल ने भी अपने अफसराना वकार को बालाए ताक कर रखकर दौड़ लगा दी। हम पोर्च के तकरीबन वस्त में वालियाना अंदाज में आपस में लिपट गए। अव्वल खान ने अपने गुदाज होंठ मेरी पेशानी पर रख दिए। वो मंजर देखकर किसी मनचले ने हार्न बजाया। तीनों में से किसी ने परवाह नहीं की। पोर्च में दाखिल होने वाली गाड़ी की रोशनियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हम तीनों एक दूसरे से अलग होकर तेजी से बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। इन दोनों के हाथों में झूलते हुए एक एक ब्रीफ केस से जाहिर हो रहा था कि उन्होंने नहायत उजलत में वो सफर किया था। तुमने ये नहीं बताया कि तुम अव्वल खान को भी अपने साथ लाए हो? बरामदे में रुककर मैंने जलाल से शिकवा किया। मेरी जुबान पर शिकायत थी लेकिन अंदर ही अंदर खुशी के गुलाब खिले जा रहे थे। इन दोनों को अचानक अपने सामने देखकर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी राह में हायल सारी रुकावटें यक बयक दूर हो गई हूं। चैन में कोई मसला बाकी रहा था न परेशानी। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था, जलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बाहर खड़े होकर हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या तुमने हर एहतियात को खैरबाद कह दिया? अब तक नहीं कहा, अब कह दूंगा। ये इत्तेफाक है कि हमारा आमना सामना हो गया। हम सुबह 10 बजे खाना या नाश्ता करके चले थे। इसके बाद एक खील भी उड़कर मुंह में नहीं गई। तुम्हारा फोन ना आता तो तीनों की तरह मैं भी इस वक्त बेखबर सो रहा था। यूं कहो कि शिकमपुरी के लिए निकले थे। जलाल खुशी से खिला जा रहा था। जाओ, ये कार्य खैर जरूरी है, जलाल ने मेरे शाने पर थपकी देकर कहा। हमारे लिए भी कुछ लेते आना। अव्वल खान के मराग की वजह से जहाज पर हम दोनों ने सिर्फ काफी पीने पर इक्तिफा किया। अपने कमरे का नंबर बता दो, हम चेक इन करते हैं। आधे घंटे बाद मैं तुम्हें रिंग कर दूंगा। मैं इतना भूखा नहीं हूँ, चंद मिनट जिंदा रह सकता हूँ। मैं इनके साथ अंदर चल दिया। मैं होटल से निकलते हुए देख चुका था कि ड्यूटी तब्दील होने की वजह से फ्रंट डेस्क पर नई लड़की बैठी हुई थी जिसे हमारे पासपोर्टों के मसले या 5वें साथी की आमद का इल्म नहीं था। मुझे देखती उस लड़की ने बोर्ड पर से मेरे कमरे की चाबी उतारी। मैंने मुस्कुराकर उसे चाबी लुटाने से रोक दिया। इन दोनों को भी चौथी मंजिल पर अलग अलग कमरे मिल गए। ये अच्छी बात थी कि हम सब एक फ्लोर पर जमा हो रहे थे। इनके कमरों के नंबर मालूम होते ही मैं अपने मिशन पर रवाना हो गया। नोम पेन्हा में बाजार जज्वी तौर पर खुला हुआ था। सड़कों वगैरह पर कुछ न कुछ चहल पहल हो रही थी। शबीना तफरीहात के मज़ाकिज़ पर ज्यादा रौनक थी, लेकिन इन तमाम सरगर्मियों में वो तेजी और रंग आमेजी नहीं थी जो बैंकॉक में नजर आती थी। ये गनीमत था कि इतनी रात गए मैं सड़क पर अकेला नहीं था। होटल के बरामदे से काउंटर तक जाते हुए जलाल ने मुझे बता दिया था कि वो दोनों इमरजेंसी में कराची से हांगकांग और वहां से वापस कंबोडिया आए थे। दूसरी परवाज पर एयर होस्टेस ने मुसाफिरों में इनकी पसंद के मुताबिक खंजीर, बकरी और मुर्गी के गोश्त के सैंडविचेस पेश किए। वो हर किस्म के सैंडविचेस एक ही चिमटे से उठा रही थी। अव्वल खान को शक था कि इस अमल में हर किस्म के गोश्त के रेशे मुसाफिरों तक पहुंच रहे थे। वो खंजीर का गोश्त छूने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसकी निशानदेही पर जलाल ने भी इस परवाज पर कुछ खाने से गुरेज किया और दोनों सिर्फ काफी पीकर नोम पेन्हा पहुंच गए। वो अव्वल खान का मराक नहीं, मुनासिब एहतियात थी। सामान खोरनोश की खरीदारी में मुझे भी इस एहतियात को पेश नजर रखना था। बाजार में खाने पीने की मुतअद्दिद दुकानें खुली हुई थी जहाँ मैं नोशों की शिकम पूरी के लिए बहुत कुछ तला और भूना जा रहा था।
फिजा भांत भांत की इश्तहा अंगेज खुशबुओं से महक रही थी। थोड़ी सी तलाश के बाद मैं सब्जियों की डिशें बेचने वाली एक छोटी सी दुकान तलाश करने में कामयाब हो गया, जिसे एक मकामी लड़की अपने बाप या उमर रसीदा शौहर के साथ चला रही थी। इस दुकान से कुछ मुंतखब खरीदारी करके मैं वापस से होटल की तरफ हो लिया। चौथी मंजिल पर लिफ्ट से उतरकर मैं राहदारी में निकला तो सामने वाले दरवाजे पर वो नंबर नजर आया जो अव्वल खान के हिस्से में आया था। मैंने अपने कमरे में लौटने का इरादा मुलतवी करके वहां दस्तक दी। अव्वल खान ने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बुला लिया। मुझसे मिलकर वो इस कदर खुश और पुरजोश था कि मेरे हाथ से थैलियां लेकर मेज पर रखते ही दोबारा बगल की रोका। इसकी मोहब्बत की इस बेपाया इजहार ने मुझे अजीब जज्बाती कैफियत में मुब्तला कर दिया। चंद मिनट बाद हम दोनों सुकून से बैठे तो मैंने अव्वल खान से उसकी गैर मुतवक्का आमद के बारे में सवाल कर डाला। जलाल कराची और इस्लामाबाद के चक्कर में फंसा रहता था। अव्वल खान तुर्बत में था। मेरे लिए ये मुआम्मा नाकाबिले फहम था कि आपस में बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ न होने के बावजूद वो दोनों इस सफर में कैसे यकजा हो गए। मुझे ऊपर से हुक्म मिला था कि फौरी तौर पर कराची पहुंचकर जलाल से मिलूं। उसने गहरा सांस लेकर कहा, कराची आया तो जलाल नशिस्तों के हसूल की कोशिश में लगा हुआ था। जलाल तुम्हारे बात से रजू करने के बजाय बराह रास्त तुमको यहाँ आने की दावत दे सकता था। मैंने अपने तहफ्फुज का इजहार किया। जलाल ने कोई समरी ऊपर भिजवाई थी जो राजन के अंजाम के बारे में थी। उसने कहना शुरू किया, उसे अंदाजा था कि तुम बैंकॉक में बुरी तरह फंस गए हो। वहां से निकलने के लिए तुम्हें फौरी तौर पर नए पासपोर्टों की जरूरत है। वो अपनी तैयारी में लगा हुआ था कि उसे दुबई जाना पड़ा। वो एक अलग किस्सा है। वो दुबई से वापस आया तो एक अर्जेंट हुक्मनामा उसका मुंतजिर था। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जलाल की समरी पर आला तरीन सतह से हुक्म जारी हुआ था कि फौरी तौर पर 1-2 नफरी वफद तुम लोगों को पूरे एहतराम के साथ बैंकॉक से निकाल कर किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दे। इस वक्त तक ऊपर वालों को तुम्हारी नौम पनाह आमद का इल्म नहीं था, मगर जलाल को पल पल की खबर थी। हम दोनों बैंकॉक जाने के बजाय इधर आ गए। 2 नफरी वफद में तुम कैसे शामिल हो गए? मेरा तजस्सुस बरकरार था। मैंने राजन के भेजे हुए दहशतगर्द पकड़ लिए। सबको इल्म था कि यह कार्रवाई तुम्हारी टिप की वजह से मुमकिन हुई। वैसे भी मुक्तदिर हलकों में सब जानते हैं कि STF से तुम्हारा बहुत करीबी रिश्ता और राब्ता है। इसी तरह तुम्हारे और जलाल का मरासम खुफिया रिकॉर्ड का हिस्सा है। हुक्मनामे में हम दोनों को इस वफद के लिए नामजद किया गया था। मुझे ये जानकर बहुत तस्कीन हुई कि खुफिया तौर पर सही लेकिन पहली बार आला तरीन सतह पर तुम्हारी बेमिसाल खिदमात का एतराफ किया गया। तुम जानते हो कि STF वाले कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। आइन और कानून की दस्तावेजात में हमारा कोई जिक्र नहीं है। हमारे सब काम जुबानी होते हैं। इस बारे में पूरी तफसील जलाल के इल्म में होगी। हमारी फोर्स की तरह तुम भी हमेशा पसे पर्दा रहे हो। नीचे से ऊपर तक हर शख्स तुम्हारी खिदमात से बाखबर है, लेकिन तुम्हें गले से नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारी तरह तुम्हारे काम करने के तरीके भी हर कानून से मुहावरा रहे हैं। हम सब ने अपनी ज़मीर की नौकरी की है, जिसे मुल्क और कौम के मफादात का दुश्मन जाना इसका खून पी के बदख्वाह जुर्म का दर्जा देते हैं। हम सबको मुजरिम गर्दानते हैं। हमारे खैर ख्वाह बल्कि हमें वजूद में लाने वाले भी हमारे हक में कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक हमारा कोई वजूद नहीं है। मुझे अपना सीना कुछ फूलता हुआ महसूस हुआ। मेरे लिए वाकई इज्जत और इफ्तिखार की बात थी कि अपने दुश्मनों की तरफ से बदतरीन इश्तिहारी मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद मैं अपनों की नज़र में आखिरकार इज्जत और एहतराम का हकदार कर दाना गया था। वो खुफिया सरकारी एतराफ मेरे बरसों की जासूस और जोहरा गुदास जिद्दोजहद का समर था। अंदर की तड़प और महरूमी के पुरखलिश एहसास से मुझे यक बयक निजात मिल गई। वो दोनों मेरे जिगरी दोस्तों की हैसियत से नहीं, एक खुफिया सरकारी वफद की सूरत में मेरी मुआवनत के लिए आए थे। ये बड़ी बात थी कि इस कठिन मोड़ पर मेरे मुल्क के बड़ों को मेरी दस्तगीरी का ख्याल आ गया था। मुझे बस एक ख्वाहिश रह गई थी। वो 2 नफरी वफद मुझे हालात के भंवर से निकालने के लिए आया था, मगर मेरी अपने वतन वापसी का दरवाज़ा फिर भी बंद था। इस बारे में अव्वल खान की तवील तकरीर ने भी किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिली की खबर सुनाई थी। मंजिल के तौर पर पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं आया था। STF पाकिस्तान में पनप रही थी। उसकी हैसियत वो थी जो हर चंद कहीं है मगर नहीं है की सूरत में होती है। इसका काम सामने आता था, रिकॉर्ड पर इसका वजूद नहीं मिलता था। अमेरिकियों को अपने खुफिया ज़राए से सब कुछ मालूम था। STF पर उनकी कड़ी नज़र रहती थी, मगर अपनी गोना गो सियासी मसलहतों की वजह से वो सरकारी सतह पर इसका इजहार करने से हमेशा गुरेज करते रहे। मेरा मामला मुख्तलिफ था। मैं अपने दुश्मनों के लिए एक ठोस वजूद था जिसे वो पीस कर रेजा रेजा कर देना चाहते थे। मेरे लगाए हुए जख्म उनके दिलों, जिस्मों और फाइलों में रिश्ते रहते थे। वो मेरे खून के प्यासे थे। इनके खून आशाम एजेंट हर तरफ मेरी बू सूंघते फिरते थे। इन हालात में पाकिस्तान में मेरा वजूद नहीं पनप सकता था। उफक तारीख था। मुझे अपने इस कर्ब का कोई दरमा नजर नहीं आ रहा था। चंद लम्हों की खामोशी में मुझे याद आया कि अव्वल खान ने सबकी खैरियत मालूम करने के बावजूद गजाला के हवाले से कोई खास बात नहीं की। मैंने भी कोई जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा, मेरे लिए ये खुशी की बात है
कि अब किसी न किसी तरह मेरे काम को माना गया है। दूसरी खुशी ये है कि तुम और जलाल यकजा नजर आ रहे हो। तुम दोनों के दरमियान हमेशा कुछ फासला रहा है, कभी एक दूसरे से खुल मिल नहीं सके। वो नक चढ़ा अफसर मशहूर है। बड़ों की बेजान नाज बर्दारी मेरे मिजाज के खिलाफ है। मैं खुद ही मोहतात रहा। इस सफर में मुझे उसके साथ रहकर अंदाजा हुआ कि वो बहुत खुले दिल और दिमाग का मालिक है, तबीयत का खरा और साफ गो है, इसलिए दूर से कुछ अक्खड़ सा नजर आता है। गनीमत है कि सफर के तुफैल तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई। तुम दोनों के मरासम की सर्दमहरी मेरे लिए कभी कभी परेशानी का सबब बनती रही है। शायद अब ये रफा हो जाए। ओह, तुम्हारा लाया हुआ खाना ठंडा हो रहा है। जलाल भूखा है, उसे बुला लेना चाहिए। अव्वल खान को अचानक याद आ गया कि बातों में मसरूफ होकर हम खाने को भूल गए थे। जलाल फौरी तौर पर आ गया। मैं किसी की नींद में मुखल नहीं होना चाहता था, मगर मुझे अपने तीनों साथियों की फिक्र थी। मेरी तरह वो भी भूखे थे। इंटरकॉम की घंटी नींद में खलल डालती। मैं इन दोनों से इजाजत लेकर अपने कमरे की तरफ हो लिया। चाबी से अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वो तीनों मुतवहिश अंदाज में वहीं जमा थे। तुम खामोशी से कहाँ गायब हो गए थे? तुमने हमें हिला कर रख दिया। आपके गायब होने की खबर सुनते ही मेरे हाथ पैरों की जान निकल गई थी। मैं तुम्हारे साथ था, कहीं जाना था तो कम अज कम मुझे तो बता देते। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूं। इतनी रात को कहाँ निकल गए थे? मैंने मुस्कुराते हुए उनकी शिकायतें सुनी। उनका बारूद खत्म होने के बाद मैंने रसान से कहा, मैं कोई शीर ख्वार नहीं हूं, वो भी आ जाएगा। वीरा ने मेरी बात काट कर कहा, ये बताओ कि तुम कहाँ थे? मेरे साथ आओ। 415 नंबर कमरे में हैरतें तुम्हारी मुंतजिर हैं। ये कहकर मैं दोबारा दरवाजे की तरफ मुड़ गया। हैरतें क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा जलाल आ गया होगा। मुझे अपने कब में वीरा की ऊंची बड़बड़ाहट सुनाई थी। बदहवास होने के बावजूद उसका जहन पूरी तरह बेदार था। इसके आ जाने का मतलब है कि कल हम यहाँ से निकल सकेंगे। सुल्तान शाह ने वीरा के तबसरे के जवाब में राय ज़नी की। कल बहुत दूर है, आज की बात करो। रात के 12 बजे नया दिन शुरू हो चुका है। इस वक्त सुबह के 3:30 बज रहे हैं। गजाला ने उसकी तस्वीर जरूरी समझी। मैंने इस मुख्तसर से जुलूस की रहनुमाई करते हुए दरवाजे पर दस्तक दी तो अव्वल खान ने दरवाजा खोला। इसे देखती तीनों अपनी बेसाख्ता और तहय्युर सदा आवाजों पर काबू नहीं रख सके। कमरे में पहुंचे तो खाने का सामान मेज पर लगा हुआ था, मगर किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। सब बहुत तपाक से एक दूसरे से मिले। खैर सगाली का भरपूर इजहार हुआ। फिर अव्वल खान पर सवालात का हमला शुरू हो गया। तीनों के लिए जलाल की आमद मुतवक्का थी। वो ये जानना चाहते थे कि अव्वल खान अचानक नोम पे नहा कैसे पहुंच गया। खाना खाओ, जलाल ने लुकमा लेने में पहल करते हुए कहा। सख्त भूख लगी हुई है। ये बातें खाने के साथ साथ चलती रहेंगी। नींद और भूख पर किसी का इख्तियार नहीं होता। भूख की नकाहत हर चेहरे से जाहिर हो रही थी। सब जलाल के साथ शरीक हो गए। खाने के दौरान में अव्वल खान ने इख्तिसार के साथ इन तीनों को अपनी अचानक आमद के पस मंजर से आगाह कर दिया। सारा मसला नए पासपोर्टों का था। वीरा ने लुकमा चबाते हुए कहा, वो मिल जाते तो हम लोग खामोशी के साथ कहीं भी निकल जाते। तुम दोनों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हमारा आना नागुज़ीर था कि बाज़ मामलात तय हो सके, जलाल ने कहा। वैसे भी तुम इसे खैर सगाली का सरकारी इजहार समझ सकती हो। तुम लोगों की बेलोज खिदमात को तस्लीम कर लिया गया है। चाहे राजन की मौत अहम तरीन मोड़ साबित हुई है। मैंने ख्याल जाहिर किया। सोबराज मुल्क के लिए अहम तरीन मसला था। बात वहीं से चली थी। इसे अदालत में लाया जाता तो न जाने किन किन पर्दा नशीनों के नाम सामने आते। पूरा मुल्क एक खौफनाक सियासी बहरान की लपेट में आ जाता। कई दिनों तक इस्लामाबाद में किसी को यकीन नहीं आ सका कि सोबराज इतनी राजदारी से मारा गया है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी। इसमें मेरे इरादे से ज्यादा राजन की मजबूरी का दखल था। अमरीकी फौजियों से बोले हुए झूठ को निभाने के लिए उसने सोबराज के बाकियात को नारायण प्रसाद की हड्डियां करार दे दिया। वो शोर मचा देता तो सोबराज को मरवाने का इल्जाम तुम लोगों के सर पर आ जाता। मैंने कहा, असबाब कुछ भी रहे हूं, इसके खात्मे में तुम्हारा किरदार बहुत अहम था। वहां से इस्लामाबाद की सोच में तब्दीली आई और हमसे तुम्हारे बारे में सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। वो किस्सा चल ही रहा था कि अचानक राजन की मौत की खबर ने वहां एक धमाका कर दिया। वो मुद्दसी का अजाब बना हुआ था। कुछ भी हो, यह बड़ी बात है कि आज तुम दोनों सरकारी हैसियत में हम सब के पास आए हो। वीरा ने पूरी बात समझने के बाद एतराफ किया। खाने का दौर मुख्तसर रहा। मैं अपने हिसाब से खासा सामान लाया था, लेकिन मेज पर कुछ भी बाकी नहीं रहा। सबको इतना सहारा जरूर मिल गया था कि सुकून से सुबह के नाश्ते का इंतजार किया जा सके। खाने के बाद बातों का दौर शुरू हो गया। गुजरे हुए वाकयात दोहराए जा रहे थे या मुस्तकबिल के बारे में अंदेशों का इजहार हो रहा था। मैंने महसूस किया कि जलाल इन बातों में सरगर्मी से हिस्सा नहीं ले रहा था। उसने पूरी इसरार से खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसकी आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वो ज़हनी तौर पर हमारे साथ नहीं था, कहीं और भटक रहा था। उसकी तफक्कुर अमेज खामोशी मेरे लिए परेशान कुन थी। अब एक संजीदा मसले पर तुम्हारी राय दरकार है। एक मरहले पर मैंने मौका पाकर जलाल से कहा। सुल्तान शाह के चेहरे पर जलजले के आसार नमूदार हुए और उसने बौखलाकर मेरी बात काट दी। वो मेरा मसला है, मैं तखलीए में खुद बात कर लूंगा। मैं जरूर वक्त दूंगा। जलाल ने गंभीर लहजे में उसे यकीन दहानी करवाई। फिलहाल डैनी से मैं तखलीए में कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे पास वक्त कम है।
फैसला कुन अमूर पर कुछ तय हो जाना चाहिए। जलाल के लहजे में कोई अजीब सी बात थी। मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। इसका इशारा बहुत वाज़ेह था। चारों ने अपनी जगह छोड़ दी। जलाल ने अव्वल खान को वहीं रोक लिया। तीनों खामोशी के साथ कमरे से निकल गए। जलाल ने इत्मीनान से सिगरेट सुलगाकर इसका गहरा कश लिया। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो अपनी बात शुरू करने के लिए अल्फाज तलाश कर रहा था। मेरी और अव्वल खान की मुतजस्सिस निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज थीं। एक मुद्दत के बाद यह मरहला आया है कि सब कुछ खत्म हो गया। उसने धुआं फिजा में बखेरते हुए अपनी बात शुरू की। तुमने अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा काम पूरे कर लिए हैं। तुम्हारे सामने कोई हरीफ बाकी नहीं रहा। यह तुम्हारी जिंदगी का अहम मोड़ है। तुम भूल रहे हो कि अमरीकी भेड़िए आज भी मेरे खून की बू पर लगे हुए हैं। मैंने कतल कलामी करके उसकी तस्दीक की। मैं इसी तरफ आ रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के तहम्मुल से कहा, यह तुम्हारी जिंदगी का अहम बल्कि अहम तरीन मोड़ है। कुछ दिनों में तुम साहिब औलाद हो जाओगे। तुम्हें फैसला करना है कि तुम सुकून और आफियत की जिंदगी गुजार कर अपने घर बार पर तवज्जो देना चाहते हो या उम्र भर यूं ही अपने दुश्मनों से लड़ते और भागते रहोगे। ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है कि कानून कभी तुम्हारा मददगार नहीं हो सकता। दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ इतनी लंबी फर्द जुर्म तैयार की हुई है कि दुनिया के किसी मुल्क का कानून तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसमें गैरी के कत्ल का इजाफा भी हो जाएगा। तुमको अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी। उसने वो सब कह डाला जो मेरे जहन में लावे की तरह पक रहा था। एक कदम आगे बढ़कर उसने ये वाजे कर दिया कि अमेरिकियों के सिवा मैंने इस वक्त तक सबसे अपना हिसाब विभाग कर लिया था। मेरे दिल में एक हूक सी उठी और मैंने बेसाख्ता कहा, जलाल मैं थक गया हूँ। तुम्हारी और अव्वल खान की तरह मुझे कानून या किसी फोर्स का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अपने जैसों को मैंने लड़कर गिरा दिया। बढ़ते हुए अमरीकी अज़ाइम की बेखुनी मुझे अपने बस से बाहर के बाद नजर आती है। मैं अपने वतन लौटना चाहता हूँ। मुझे पाकिस्तान की खाक अजीज है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा अंजाम इस मिट्टी में हो। गरीबुल वतनी की मौत के तसव्वुर से मेरा रुआं रुआं कांप उठता है। किसी तरह मुझे पाकिस्तान जाने का परवाना दिला दो। अव्वल खान खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसे जलाल की जुबान से मेरे साहिब औलाद होने के तज़किरे को एक दुआया फिक्रा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। मैं उसी की तैयारी कर रहा था। वतन वापसी की एक शर्त बहुत कड़ी है। तुमको अपना नाम तर्क करना होगा। उसने सपाट लहजे में कहा। जलाल ये कैसे हो सकता है? मैंने तड़प कर एहतिजाज किया। तुम मुझसे मेरी शनाख्त छीन लेना चाहते हो? इससे बेहतर है कि तुम मुझे मारकर अपने हाथों से कहीं दफन कर दो। नाम ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा है। मेरा माजी मेरे नाम से वाबस्ता है। नाम खोकर मैं किस चीज पर फख्र करूंगा? गजाला की कोख में परवरिश पाने वाले बच्चे को मैं चंद बरसों बाद क्या बताऊंगा कि इसका बाप कौन है और माजी में क्या करता रहा है? जलाल ये बहुत बड़ी कीमत है। मुझे बिल्कुल मुफलिस और बेनाम न करो। वो मांगो जो मैं दे सकता हूँ। तुम्हारी मांगी हुई कीमत अदा करना मेरी बसात से बाहर है। वो हमदर्दाना नजरों से मेरी तरफ देखता रहा और खामोशी से मेरी बात सुनता रहा। मेरे चुप हो जाने के बाद लम्हा भर के लिए कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, जिसमें मुझे अपने दिल की तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। फिर जलाल ने कमजोर लहजे में जुबान खोली। तुम जज्बाती हो रहे हो। ठंडे दिल से मेरी तजवीज पर गौर करो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छीनना चाहता। तब जूं का तू रहेगा। अपने लहू के प्यासों की आंखों में धूल छोंकने के लिए डैनी या तनवीर अली के बजाय तुम कमर अली बन जाओगे। भीमगंध और जहर भरी अंगूठियां एक फूला हुआ ख्वाब बन जाएंगी। इस जरा से समझौते के एवज तुम पाकिस्तान में सुख चैन की आजादाना जिंदगी गुजार सकोगे। तुम्हारे नए नाम पर वजारत खारजा और होम डिपार्टमेंट ने अपने सीक्रेट फंड से 5-5 लाख रुपए के 2 अलग अलग इनामी ड्राफ्ट दिए हैं। तुमको आराम और आसाइश की जिंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान के हर हिस्से में भरपूर ताउन फराम किया जाएगा। तुम अच्छी तरह सोच लो, ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। किसी मराद के बगैर छुप कर जिंदा रहने के लिए हुक्मरान अपने नाम बदलते रहे हैं। ये समझ लो कि अब या कभी नहीं वाला मरहला दरपेश है। मेरे हाथ में आखिरी कार्ड रह गया है। तुम्हारे जवाब के बाद मैं इसे खेलूंगा। तुम्हारी बातें मेरे लिए नाकाबिले फहम हैं। मैं नाम बदल लूंगा मगर मेरे खून आशाम दुश्मन मेरी तलाश में लगे रहेंगे। हम इनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। वो हमारे खुफिया राज जान लेते हैं। एसटीएफ के ठिकानों की तस्वीर इनके पास मौजूद है। एक ना एक दिन वो ये भी जान लेंगे कि कमर अली के रूप में डैनी को नवाजा जा रहा है।